एपिसोड 83। ईशा ने की बगावत। कहानी से जुड़े किसी भी अपडेट को पाने के लिए मेरी व्हाट्सएप। लाइब्रेरी की कुर्सी पर बैठा हुआ आकर्ष कल के बारे में ही सोच रहा था। अगर उसने गलती से गलत रास्ता नहीं लिया होता तो शायद उस आदमी की जगह पर आज वो होता और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। उसे इश्क के साथ अपनी जिंदगी जीनी थी। इस तरीके से मरने की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो इश्क के लिए मौत को झांसा देकर आया है। इतनी जल्दी ना तो उसे मरने का शौक है और ना ही इश्क के बिना खुद को इमेजिन कर सकता था। लेकिन ऐसा कौन है जो आकर्ष का दुश्मन है? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है और ना ही वो कभी किसी दुश्मनी मोल लेता है। वो तो कोई बिजनेसमैन भी नहीं है, एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी है कि कोई उसे जान से मारने के लिए जाल बिछाकर रख सकता है? आकर्ष की जान की कीमत इतनी भी बड़ी नहीं है कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश करे। लेकिन कोशिश तो हुई है ना। कोई चाहता है कि आकर्ष मर जाए, तभी तो उसके लिए इतनी बड़ी साजिश रची हुई थी। पर ऐसा कौन है जो आकर्ष जैसे इंसान का दुश्मन हो सकता है? लाइब्रेरी की खिड़की से वो बाहर सूरज को देखते हुए यही सोच रहा था। आखिर मेरा दुश्मन कौन है? कौन है जो मुझे मारना चाहेगा? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है और ना ही मेरे पास से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो कोई मारकर उस पर कब्जा कर ले। मेरे पास कहने के लिए बस मेरी इश्क है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो फिर कौन मुझे इस तरीके से जान से मारने की कोशिश कर सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। आकर्ष खिड़की से सूरज को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है और रिमी अंदर आती है। रिमी को देखकर आकर्ष चौंक जाता है और हैरानी से उसकी तरफ पलट कर देखता है, क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो आकर्ष की परमिशन के बिना उसके कमरे में दाखिल हो सके। और जब तो बिल्कुल भी नहीं, जब आकर्ष ने खुद ही रिमी से कहा था कि वो इश्क का ख्याल रखें। आकर्ष उसे घूरता हुआ देखता है तो रिमी घबरा जाती है और जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। आकर्ष पलटकर रिमी की तरफ खड़ा हो जाता है और 2 कदम आगे आते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहता है, क्या बात है? रिमी का चेहरा झुका हुआ था। उसने जल्दी से आकर्ष से कहा, चीफ मैडम ने खाना नहीं खाया है, वो खाना खाने से मना कर रही है। उन्होंने कल रात भी खाना नहीं खाया है और ना ही सुबह उनका ब्रेकफास्ट गया है। आकर्ष गुस्से में रिमी को देखकर कहता है, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो तो फिर क्यों हो यहाँ पर? मुझे तो लगा था कि उसे सबसे ज्यादा बातें तुम ही करती हो, और अगर तुम ये काम भी नहीं कर सकती हो तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने बहुत कोशिश। लेकिन मैडम ने खाना खाने के लिए साफ मना कर दिया है। रिमी घबराते हुए ये कहती है तो आकर्ष कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्से में रिमी से कहता है, जाओ यहाँ से, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर रिमी जल्दी से वहां से भाग जाती है और आकर्ष भी लाइब्रेरी से निकलकर कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे का दरवाजा खोलकर जब उसने अंदर देखा तो वो हैरान हो जाता है। इश्क अपने दोनों घुटनों को मोड़कर अपने सर को घुटनों के बीच छुपाए रो रही थी। आकर्ष ने उसे ऐसे देखा तो उसकी नजरें तीखी हो गई। वो कमरे में आते हुए कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, इश्क की हल्की सी आवाज उसे सुनाई देती है। लेकिन तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, आकर्ष ने उसके सामने बैठते हुए कहा। आकर्ष अपना एक हाथ उठाता है और धीरे से इश्क के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, थोड़ा सा खा लो वरना कमजोरी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही इश्क को एहसास होता है कि आकर्ष ने उसे हाथ लगाया है,
वो खुद झटकते हुए अपने आप को पीछे कर लेती है। उसका चेहरा एक घिन से भर गया था। वो आकर्ष के हाथ को ऐसे देख रही थी जैसे कि कितनी गंदगी ने उसे छुआ है। उसे ऐसा करता देख आकर्ष की भौहें तन जाती है और वो गुस्से में इश्क को देखने लगता है। इश्क के चेहरे पर भी इस समय विद्रोही स्वभाव नजर आ रहा था। चुपचाप खाना खाओ बेबी गर्ल, आकर्ष ने टेबल पर रखी हुई खाने की थपलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर उसने इश्क की ओर देखकर उससे कहा, खाना खाओ वरना तुम कमजोर हो जाओगी और मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं खाना है मुझे खाना, और मुझे पता है तुम क्यों नहीं चाहते हो कि मैं कमजोर हो जाऊं ताकि तुम बार बार मुझे टॉर्चर कर सको। इश्क ने एकदम बगावती सुर के साथ उसे गुस्से में देखते हुए कहा। आकर्ष गुस्से में उसे घूर कर देखता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना खाना खत्म करो। और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो और अकेले छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। इश्क चिल्लाते हुए आकर्ष से ये कहती है। और उसकी बात सुनकर आकर्ष, जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर किए जा रहा था, उसका गुस्सा और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो गुस्से में अपनी एक आईब्रो उठाकर इश्क को देखकर बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने शब्दों के लिए बाद में पछताना पड़े। बेबी गर्ल, लगता है मुझे तुम ऐसे सिखाना पड़ेगा कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हें किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इश्क गुस्से में उसे पर चिल्लाते हुए उसे घूरती हुई कहती है, तुम मुझे कुछ सिखाने की बात कर रहे हो? जाओ जाकर पहले खुद इंसानियत सीख कर आओ। मैं तो भूल ही गई, तुम तो जानवर हो और जो जानवर होता है वो इंसानों की तरह हरकतें कैसे कर सकता है। और तुम सिर्फ एक जानवर ही नहीं हो, एक वैसी जानवर हो। अपनी जुबान बंद रखो इश्क, आकर्ष उस पर एक भड़ास के साथ चिल्लाते हुए कहता है। और उसका एक हाथ हवा में उठ गया था। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और गुस्से के कारण उसके माथे की नसें भी नजर आ रही थी। लेकिन अगर आकर्ष ने चिल्लाते हुए इश्क से बात की तो इश्क भी पीछे नहीं हटी। वो भी उससे ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर देखकर कहती है, हाँ मैं चिल्लाना बंद कर दूंगी, तुम बस मेरी नजरों के सामने आना बंद कर दो और चले जाओ यहाँ से। उन दोनों की ही आंखों में आज एक पागलपन नजर आ रहा था। वो दोनों ही आज सच में अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। इश्क चुप होना नहीं चाहती थी और आकर्ष उसके शब्दों को सुनने में असमर्थ हो रहा था। आकर्ष गुस्से में नाइट स्टैंड पर रखा हुआ छोटा सा फूलदान उठाता है और उसे एक झटके से सामने के मिरर पर दे मारता है। ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ वो मिरर देखते ही देखते छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर बिखर जाता है। इश्क एकदम से चौंक जाती है। फर्श पर फैला हुआ वो मिरर अब छोटे छोटे शीशे के टुकड़े थे। उसने गुस्से में आकर्ष की तरफ देखा, जिसका चेहरा पागलपन की हद तक गुस्से में देख रहा था। आकर्ष इश्क को देखकर उसके जबड़े को अपने हाथों में कस लेता है। इश्क जोर से चीख पड़ती है और उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आकर्ष उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने इश्क को इस तरीके से एक झटके से बेड के ऊपर पटक दिया। इश्क उठने के लिए स्ट्रगल करती उससे पहले ही आकर्ष उसके ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है। वो गुस्से में इश्क को देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में एक बार में बात घुसती नहीं है क्या? जब मैंने तुमसे कहा है कि मुझे इस लहजे में बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, जो इस तरीके से बात करते हैं, मैं उनकी जुबान काट देता हूँ, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? और किस बात की इतनी नाराज हो तुम मुझसे? इसलिए ही क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को हमेशा के लिए इस शहर से बाहर भेज दिया है।
अगर ये इसलिए है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्योंकि एक बात मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूं, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती हो और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। समझ में आया तुम्हें? तो अब बताओ मेरी इश्क तुम किसकी हो? इश्क गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों में बगावत थी और चेहरे पर गुस्सा। उसे ऐसा देखकर आकर्ष न में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ये नजरें नहीं, मुझे बगावती नजरों से नफरत है और मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो कहा है उसे दोहराओ, बताओ तुम किसकी हो? ना मैं कभी तुम्हारी थी, ना मैं तुम्हारी कभी हूँ और ना मैं तुम्हारी कभी रहूंगी। सुना तुमने? मैं तुमसे नफरत करती हूँ आकर्ष, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम एक राक्षस हो। मैं तुम्हारी कभी नहीं होना चाहूंगी और मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। जितनी तेजी से इश्क चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी, आकर्ष भी उसके चेहरे के पास उतनी ही तेजी से अपना मुंह खोलकर चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि वो इश्क के इन शब्दों को सुनना नहीं चाहता था। दोनों हद की उफान तक सांस ले रहे थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे को बहुत से में लाल आंखों के साथ देख रहे थे। आकर्ष ने इश्क की कलाई पर अपनी पकड़ कस दी और उसे बेड पर और ज्यादा प्रेस करते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा और आज के बाद तुम इन शब्दों को कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालोगी कि तुम मेरी नहीं हो, बल्कि ऐसा कहने से पहले तुम एक बार नहीं 100 बार सोचोगी। इश्क के चेहरे पर डर नजर आ जाता है। आकर्ष फिर से उसे एक दानव की तरह उसे नजर आ रहा था। उसका साइको रूप इश्क के सामने था। ये बिल्कुल कल रात की तरह था, जब उसने पहली बार इश्क के साथ अपनी हैवानियत की थी और उसे ना तो इश्क के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था और ना ही उसके चीखों से। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारा मंजर एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया है। आकर्ष ने अपने होठों को इश्क के गर्दन पर रख दिया और इश्क एकदम से कांप जाती है। उसका गुस्सा तो उस पर हावी था ही, लेकिन अब आकर्ष की हरकतों को महसूस करके वो डर से कांप रही थी। उसने अपने हाथों को आकर्ष की कैद से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब साबित रही। आकर्ष ने उसके पैरों को अपने पैरों में उलझा लिया था। इश्क पूरी तरह से उसके और बेड के बीच लॉक हो गई थी। उसके होठों से सिसकियां निकल रही थी और आकर्ष उसे एक दर्द देने के बाद उससे यही सवाल करता है, बताओ मेरी इश्क, तुम किसकी हो? पर इश्क ने अपने होठों को कसकर अपने दांतों तले दबा लिया था। चाहे आकर्ष कितना भी उसे दर्द दे, लेकिन वो उसे वो नहीं कहेगी जो वो सुनना चाहता है। आकर्ष ने उसे दर्द देने का सिलसिला जारी रखा। वो इश्क की गर्दन से लेकर कॉलर बोन और कान से लेकर गालों तक उसे डीप किस देने लगा। उसके शरीर के हर हिस्से पर लव बाइट के निशान आ रहे थे, जो इश्क को जलन का एहसास करवा रहे थे। लेकिन फिर भी उसने अपने होंठ नहीं खोले। आकर्ष आगे बढ़ता रहा, लेकिन इश्क अपने हिम्मत बांधे रखती है। उसने आकर्ष को वो कहा जो वो सुनना चाहता था और आकर्ष हर पागलपन के साथ इश्क के ऊपर हावी हो रहा था। कपड़े फर्श पर कहीं कोने में गिरे हुए थे। पूरे कमरे में मध्य रोशनी थी और दोनों की सांस तूफान मचा रही थी। आकर्ष ना तो रुका था और ना ही इश्क झुकी थी। पसीने से लथपथ आकर्ष उसके बगल में लेटा हुआ कहता है, तुम मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। और अगर तुम्हें ये बात समझने में परेशानी होती है तो मैं वादा करता हूँ, हर बार तुम्हें याद दिलाने के लिए तैयार रहूंगा। आकर्ष उसके कानों के पास आता है और कुछ बताते हुए कहता है,
बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अब मैंने ये साबित किया है कि तुम मेरी हो। इश्क एकदम से हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसके बदन दर्द में तड़प रहा था और वो गुस्से में आकर्ष को देखती है तो आकर्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और उसने प्यार से इश्क के गीले बालों को उसके कंधे के एक साइड रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अपना कहने के लिए मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। तुम मेरे साथ बिस्तर पर हो, यही साबित करता है कि तुम मेरी हो। मुझे पता है, शरीर को पाना ही तुम्हें हासिल करना नहीं है, पर मेरे जुनूनियत दिमाग को ये भी मंजूर है। दिल थोड़ा पागल है, उसे समझने में समय लगेगा। और मैं अपने दिल को तो समझा भी लूं, लेकिन तुम्हारे दिल का मैं क्या करूं? तुम्हारे दिल को समझाना नहीं बल्कि उससे लड़ना पड़ता है। एपिसोड 84। इश्क खुद के लिए जहर बन जाएगी पर आकर्ष के लिए दवा नहीं। शाम को जब इश्क की आंख खुलती है तो वो कमरे में अकेली थी। उसने देखा कि आकर्ष उसके साथ बेड पर नहीं था। वो धीरे से बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसे अपने शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। कमर दर्द की वजह से जकड़ रहा था और वो बुरी तरह से दर्द कर रहे थे। जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसे वो सारा मंजर याद आने लगा और ये याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू बहाने निकले थे। वो एक घृणा के साथ आकर्ष के बारे में सोच रही थी और उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। जैसे ही उसने अपने पैर नीचे फर्श पर रखे उसे एहसास होता है कि वो चद्दर उसके शरीर से खिसक कर नीचे गिर गया, जिसे उसने अभी तक अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ था, और इसी के साथ उसे एहसास होता है कि उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं। उसने देखा कि उसने जो शर्ट और लोअर पहना हुआ था वो कमरे के एक कोने में पड़े हुए हैं, और उसे देखकर इश्क का दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। उसकी आंखों से आंसू वैसे भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन अब उसे अपने आप से ही घृणा होने लगी थी। इश्क धीरे कदमों से उठती है और धीरे धीरे करके चीजों का सहारा लेते हुए वो बाथरूम में चली जाती है। उसने बाथटब में गर्म पानी भरा और खुद को बाथटब में समा लिया। गर्म पानी जब उसके शरीर को छूता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। वो दर्द से कराह रही थी। अपने शरीर में उठ रहे असहनीय दर्द को जब उसने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोकर रब किया तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। इस वक्त उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। गुनगुने पानी में वो खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। तभी उसके कानों में आकर्ष के शब्द गूंजने लगते हैं, तुम मेरी हो, मेरी इश्क। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी हो और तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें हर बार एहसास दिलवाऊंगा कि तुम मेरी हो। बिल्कुल इसी तरीके से इश्क का चेहरा डर से भर जाता है। उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है, लेकिन अभी भी उसके आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जिससे हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। आकर्ष ने जो किया है वो गलत है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। वो कब समझेगा कि इस तरीके से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो कर रहा है वो प्यार है ही नहीं। ये बस इश्क को अपने पास रखने का पागलपन है। एक चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद करके हर सुविधा दे देने को कोई भी प्यार नहीं कह सकता है। अगर उसे सच में उस चिड़िया से प्यार है तो उसे खुले आसमान में उड़ने देने की आज़ादी दे। लेकिन अगर आकर्ष ने ऐसा समझा होता तो शायद इश्क के दिल में थोड़ी सी जगह बना सकता था, पर उसकी आंखें वो देखना ही नहीं चाहती है जो सच्चाई है, बल्कि उसने अपनी आंखों के सामने जो भ्रम है उसी को ही सच मान कर रखा हुआ है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आकर्ष हर बार उसके साथ ज्यादती ही करेगा। उसे लगता है कि वो ऐसा करके इश्क को हासिल कर रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। इश्क महसूस कर चुकी थी,
कि आकर्ष किस हद तक पागलपन के जुनून तक सवार है। उसने रियांश के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है वो सच में असहनीय था, और पहले उसने कितने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है। ऐसे में तो उसके पापों की गिनती बढ़ती जाएगी। उसके पागलपन को वो प्यार समझ रहा है, लेकिन इश्क कभी भी इस प्यार को नहीं अपना पाएगी, कभी भी अपने आप को उसके हवाले नहीं करेगी। शरीर भले ही आकर्ष में जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है, लेकिन आत्मा और अपने मन पर वो आकर्ष की परछाई भी नहीं पड़ने देगी। आकर्ष के पागलपन को इलाज की जरूरत है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसका पागलपन बढ़ता जाएगा। इश्क को इस बात का भी एहसास हो रहा था कि आकर्ष का इलाज सिर्फ इश्क ही है, लेकिन इश्क ने अपने दिल के अंदर इतनी गहरी दीवार बना रखी थी कि वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपने आप के लिए जहर बनना पसंद करेगी, लेकिन आकर्ष के लिए दवा बनना नहीं। इश्क कभी भी उसके सामने नहीं झुकेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगी कि उसके टॉर्चर से वो टूटकर बिखर गई है। गर्म पानी से नहाकर इश्क टॉवल लपेटकर वापस कमरे में आती है। उसके पास खुद के कपड़े तो थे नहीं, तो उसने आकर्ष के क्लोजेट में जाकर देखा। वहां पर उसने आकर्ष की एक शर्ट और लोअर निकाल लिया और उसे पहनकर इश्क वापस कमरे में आती है। उसने देखा कि उसके कपड़े उस कॉर्नर पर पड़े हुए हैं और पूरे बेड पर सिलवटें अभी भी फैली हुई है। बिस्तर को इस तरीके से देखकर इश्क और ज्यादा टूट रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि वो ये दृश्य देख नहीं पा रही थी। इस कमरे में रुकना और ज्यादा घुटन भरा हो सकता था, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकल गई। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, उसे अपने पेट में आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास हो गया था कि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से उसके पेट में ये आवाज आ रही है। खिड़की के बाहर नजर डाली तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। इश्क गहरी सांस छोड़ती है और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो सीढ़ी पर पहला कदम रखती है, उसकी नजर नीचे हॉल के सोफे पर लेटे हुए आकर्ष पर जाती है, जो सोफे पर लेटा हुआ था और एक पैर पर दूसरा पैर क्रॉस किए हुए था। उसके पेट के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था, जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। इश्क ने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप से नीचे उतरकर रसोई की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो रसोई की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर्ष ने उसका नाम धीरे से पुकारा, बेबी गर्ल। इश्क के कदम रुक गए और वो थोड़ी सी घबरा गई, पर अपने आप को हिम्मत देते हुए उसने अपना चेहरा सख्त किया और अपने सिर को घुमाकर पीछे उसे देखने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि उसकी आंखों में घबराहट नजर न आए, लेकिन आकर्ष उसकी तरफ देखते हुए उसे धीरे से अपनी तरफ इशारा करते हुए बुला रहा था और उसने इश्क से कहा, यहाँ आओ बेबी गर्ल। इश्क बहुत ज्यादा थक गई थी। वो भूखी थी और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। आकर्ष से लड़ने का ना तो उसका मूड था और न ही इतनी हिम्मत थी। वो धीरे धीरे आकर्ष की तरफ चल देती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आकर्ष उठकर बैठ जाता है और उसने लैपटॉप को टेबल पर रख दिया। जिस तकिए को वो अपने सिर के नीचे सहारा देकर लेटा हुआ था, उसने उस तकिए को सोफे से हटा दिया और इश्क के बैठने के लिए जगह बनाई। आकर्ष ने जब इश्क को देखा तो उसकी नजरें इश्क को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे स्कैन कर रही थी। इश्क बिना किसी झिझक के या फिर उसे पूछे बिना उसके कपड़े पहन रही थी और उस पर काफी ज्यादा आकर्षित भी लग रही थी अपने कपड़ों में उसे देखकर। पर उसे इस तरीके से देखता पाकर इश्क का चेहरा और ज्यादा गुस्सा, नफरत और घृणा से भर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आकर्ष उसे देखें और इस तरीके से देखें कि इश्क अनकंफर्टेबल फील कर सके। इश्क जैसे ही सोफे पर बैठने के लिए झुकती है, आकर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। इश्क घबरा जाती है और संभाल नहीं पाती है।
आकर्ष उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी कमर को अपने हाथों के गहने से जकड़ लेता है। अचानक ऐसा होने पर इश्क के होठों से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। वो गुस्से में आकर्ष को घूर कर देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने इश्क के गीले बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके चेहरे को ठीक से देखने लगा। वो कोशिश तो कर रही थी कि उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर न आए, लेकिन शायद आकर्ष की नजरों से उसकी घबराहट छुप ना सकी। तुम्हें भूख लग रही है ना? आकर्ष ने उससे सवाल किया। उसकी इतनी दमदार और गहरी आवाज को सुनकर इश्क के शरीर में सहरन पैदा हो गई। उसने इनकार करने के लिए अपना सर हिलाना ही चाहा था कि तभी अचानक से उसके पेट में आने वाली आवाजों ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, और वो भी उसके झूठ बोलने से पहले। जहां अभी तक उसने अपना सर एक बार ना में हिलाया था, तो अपने पेट की धोखेबाज आवाज सुनकर वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और उसके मुंह से छोटी सी हाँ निकलती है। आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से इश्क के गालों पर अपने हाथों को चलाते हुए कहता है, मुझे भी बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर इश्क का डर और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखों में घबराहट आ जाती है। आकर्ष ने उसके गालों को सहलाते हुए और उसके गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर ली, और वो उसके गालों पर अपने होठों को लगाते हुए कहता है, तुम्हारी भूख लगी है। इश्क डर जाती है। वो ये सब एक बार फिर से बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से आकर्ष को देखते हुए कहा, आकर्ष मैं थकी हुई हूँ। इश्क की बात सुनकर आकर्ष खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। वो देख सकता था कि इश्क ने कितनी मजबूती से खुद को ये कहने के लिए समझाया होगा। वो अपनी आंखें बंद किए हुए और अपने दांतों को पीसते हुए आकर्ष से ये कह रही थी। उसे ऐसा देखकर आकर्ष का दिल और ज्यादा उसे प्यार करने को कर रहा था। जो हुक्म मेरे इश्क। आकर्ष ने उसके बालों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा। इश्क के हाथ मुट्ठियों में कसे हुए थे और आंखें पूरी तरह से बंद थी। वो आकर्ष को ना तो देखना चाहती थी और ना ही ये सब महसूस करना चाहती थी। आकर्ष धीरे से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। मैं बस तुम्हारे लिए खुद को रोक रहा हूँ, लेकिन हम साथ में खाना तो खा ही सकते हैं ना? चलो साथ में खाना खाते हैं। आकर्ष ने टेबल पर रखा हुआ एक बेल बजाया और किचन से रिमी खाने का सामान लेकर एक एक करके डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। आकर्ष इश्क को अपनी गोद में उठाता है और उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। उसने देखा कि पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग डिशेस से भरा हुआ है और ये देखकर उसके पेट से और ज्यादा आवाज आने लगी। इश्क एम्बेरस होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, पर आकर्ष उसे अपने साथ लेकर बैठ जाता है। इश्क हैरान हो जाती है। वहां पर सर्वेंट थे, नौकर थे, लेकिन आकर्ष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां पर कौन है और कौन उन्हें देख रहा है। इश्क ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। सबका चेहरा झुका हुआ था और सब अपना अपना काम कर रहे थे। यहाँ तक कि रिमी का भी चेहरा झुका हुआ था। आकर्ष ने इश्क को अपनी गोद में बिठाए रखा और एक एक करके खाने का निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। इश्क उसे घूर कर देख रही थी, पर आकर्ष ने उसकी नजरों को नजरअंदाज किया और धीरे से उसके होठों को खोलकर उसके मुंह के अंदर खाना डाल दिया। इश्क ने 2-3 बार खाने को चबाया और फिर उसे निगल लिया, लेकिन 3 बार खिलाने के बाद आकर्ष उसे देखकर बोला, ये तो गलत बात है ना बेबी गर्ल। तुम इस तरीके से मुझे भूखा कैसे रख सकती हो? आकर्ष रोटी का एक टुकड़ा उसके मुंह के पास लाते हुए कहता है। तो इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है। उसने कब आकर्ष को भूखा रखा है? उसका मन करता है तो खा ले खाना। इश्क ने थोड़ी ना कहा था अपनी गोद में बिठाकर उसे खिलाने के लिए।
आकर्ष उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा रखता है, लेकिन वो उसे पूरा अंदर नहीं डालता है, बल्कि उसके होठों पर दबा देता है। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी और आकर्ष ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके होठों से उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह के अंदर ले लिया। इश्क एक पल के लिए कांप जाती है और डर जाती है। वो गुस्से में आकर्ष को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी और वो बस अपनी आंखों में शरारत लिए हुए इश्क को देख रहा था। इसी तरीके से आकर्ष ने उसे सारा खाना खिलाया और फिर गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। जब वो कमरे में पहुंचती है तो अब तक कमरा पूरी तरह से साफ हो गया था। बेडशीट बदली जा चुकी थी और इस कमरे में पहले जैसे कोई भी निशान नहीं थे। इश्क बहुत ज्यादा थक गई थी और अब उसका मन सोने को कर रहा था। वैसे भी इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद और भरपेट खाने के बाद नींद आना तो स्वाभाविक है। उसने बिस्तर पर बैठने के साथ ही अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी आकर्ष उसके सामने आ जाता है और उसे अपने पास देखकर इश्क एकदम से घबरा जाती है। आकर्ष के इरादे उसे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे।